गरीब अमन अपनी बीवी आशा और एक बच्चे राज के साथ रहा करता था। राज अभी केवल 10 साल का ही था। गरीब अमन जैसे जैसे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। बहुत जल्द सर्दियों का मौसम आ जाता है, क्योंकि अमन और उसका पूरा परिवार पहाड़ी इलाकों में रहा करता था। इसलिए वहाँ हर साल काफी ठंड पड़ती थी। इस साल भी काफी ठंड पड़ी थी। ऐसे ही एक दिन अमन काम करके घर आता है और अमन के आते ही आशा अमन से कहती है। अमन जी, काफी ठंड पड़ रही है और राज के पास सिर्फ 2 ही स्वेटर है, वो भी फटने को है। अगर इसी तरह से ठंड पड़ी तो मुझे डर है कहीं राज की तबीयत खराब ना हो जाए। ठंड तो पड़ेगी ही आशा। हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग सर्दियों में घूमने के लिए आते हैं। बहुत जल्द दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। दिसंबर शुरू होते ही बर्फ गिरने लगेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस गरीबी में अपने परिवार को इस ठंड के कहर से कैसे बचाऊं। अमन जी, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। जैसे हर साल हम आग जलाकर अपनी ठंड भगाते, वैसे इस साल भी हम अपनी ठंड निकाल लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। अब अमन अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता है। बाहर ठंड काफी हो रही थी, घर में भी काफी ठंड लग रही थी। इसलिए अमन और उसका पूरा परिवार अपने पास के पड़ोसी के घर चला जाता है। उसके पड़ोसी ने घर के बाहर आग जला रखी थी। आसपास के सभी लोग उसी आग के आसपास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है। रघुवीर भाई, तुम्हारा सही है। तुम्हारे घर में तो सारी सुख सुविधाएं हैं और तो और तुम्हारा पक्का मकान भी है। तुम तो इस बार की ठंड से बच जाओगे। हाँ भाई, बोल तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, पर ठंड अमीरी गरीबी थोड़ी ना देखती है। वो तो सबके ऊपर एक बराबर अपना कहर बरसाती है। भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक शहरी लोगों को देखो, यहाँ सर्दी के मजे लेने आते हैं, और एक हम यहाँ के लोकल लोग, यहाँ की सर्दियों से परेशान। आशा बहन, पर्यटकों की भीड़ तो तब जमा होगी जब बर्फ गिरेगी। और मैंने आज ही टीवी में न्यूज़ देखी है, आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर भारी बर्फबारी होने वाली है। अब जैसे ही अमन और आशा को पता चलता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारी स्नोफॉल होने वाला है, तो उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हुआ अमन भाई, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? भाई, तुम तो जानते ही हो मेरे घर की आर्थिक स्थिति। समझ नहीं आ रहा, अगर बर्फ गिरने लगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। मेरे घर में तो रघुवीर भाई की तरह हीटर भी नहीं है और मेरे बेटे को हर साल ठंड लग जाती है। बर्फबारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि मेरा काम भी छूट जाता है। अगर ऐसी बात है तो अमन भाई, तुम भी बाकियों की तरह पर्यटकों का मनोरंजन क्यों नहीं करते? तुम्हें तो अपने गांव का चप्पा चप्पा पता है और तुम तो बहुत अच्छी स्केट भी करना जानते हो। आने वाले पर्यटकों का तुम मनोरंजन करवाओ और उनसे मिले पैसों से अपने घर के लिए एक छोटा सा हीटर खरीद लेना। इस तरह से वहाँ बैठे सभी लोग अमन को अलग अलग तरह का एडवाइस देने लगते हैं। जिसके बाद अमन अपने गांव वालों से बातचीत करके घर आ जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। जिस पर आशा अमन से कहती है। अमन जी, मुझे लगता है गांव वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। राज भी अपने माता पिता की सारी बातें सुन रहा था। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि बहुत जल्द उसके पिताजी सर्दियों में पर्यटकों पर मनोरंजन करवाएंगे और उनसे मिले पैसों से इस साल हीटर खरीदेंगे, तो राज बहुत खुश हो जाता है और वह अपने माता पिता से कहता है। पिताजी, सच में आप इस बार हीटर खरीदोगे? हमारे घर में हीटर होगा तो मैं आप दोनों से वादा करता हूँ, मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। और जब मैं बाहर खेलने ही नहीं जाऊंगा तो फिर भला मुझे सर्दी कैसे लगेगी? राज बेटा, तू तो मेरी जान है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब अमन भी ठान लेता है कि वो आने वाले पर्यटकों का मनोरंजन करेगा। पर ये क्या, अमन जब घर से बाहर काम के लिए निकलता है तो उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके पैरों में चोट लग जाती है, जिस वजह से अमन सही से चल भी नहीं पाता। अमन जी, क्या हुआ आपको? आप लड़खड़ा कर क्यों चल रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आशा, कुछ ठीक नहीं है। लगता है मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं आने वाले पर्यटकों का मनोरंजन करवा पाऊंगा या कुछ काम कर पाऊंगा। लगता है इस बार भी हमारे घर एक हीटर नहीं आ पाएगा। इस साल भी हमें इसी तरह से ठंड गुजारनी होगी। कोई बात नहीं अमन जी, हम इस बार भी हर साल की तरह लकड़ियां जलाकर ठंड में गुजारा चला लेंगे। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। हीटर वीटर का क्या है, वो तो हम अगले साल भी खरीद लेंगे। तुम शायद सही कह रही हो, हमें इस साल भी हर साल की तरह ठंड बितानी होगी। अब अमन और आशा सोच लेते हैं कि वो इस साल अपनी सर्दी कैसे गुजारेंगे। पर ये क्या, सरकार पेड़ काटने पर पाबंदी लगा देती है,
जिस वजह से अब गांव का कोई भी इंसान जंगल की लकड़ियां नहीं काट पाता और इस तरह से अमन और आशा के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भगवान हमसे क्या चाहता है, क्यों वो सारे रास्ते बंद कर रहा है। क्या हुआ आशा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अमन जी, मैं जंगल लकड़ियां काटने के लिए चली गई थी, पर वहाँ सरकारी कर्मचारी मिले। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया कि अब जंगल में कोई पेड़ नहीं काटेगा। अब आप ही बताइए कि हम अपना गुजारा इस सर्दी में करेंगे कैसे। इस तरह से आशा और अमन के सामने एक और नई चुनौती आ खड़ी होती है। अब उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस सर्दी में वो अपना गुजारा कैसे चलाएंगे। और अमन परेशान हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ राज आ जाता है और अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, आप तो इस ठंड में हीटर लाने वाले थे ना। देखिए बाहर बर्फ गिर रही है, आखिर आप हीटर कब लाओगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पास तो कोट भी नहीं है। बेटा, अभी बर्फ गिरनी शुरू हुई है, हमें थोड़ा समय और दो, हम हीटर जरूर लाएंगे। अमन के समझाने पर राज अपने पिता की बात समझ जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं और काफी ठंड पड़ने की वजह से राज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बस बहुत हो गया, मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इस बार इस गरीब के घर हीटर आएगा ही आएगा। इतना बोलकर आशा काम की तलाश में निकल पड़ती है और आए हुए पर्यटकों को गाइड करके उनका मनोरंजन करवाने लगती है। अब कुछ ही दिनों में आशा कुछ पैसे जोड़ लेती है और उन पैसों से वो अपने घर के लिए एक छोटा सा हीटर लाती है, जिसे देखकर राज बहुत खुश होता है। हीटर? पापा देखो, माँ हीटर लाई है, अब हमारे भी घर में हीटर है, अब तो मैं हर समय घर में ही रहूंगा। इस तरह से गरीब आशा आखिरकार इस साल अपने घर में एक हीटर ले ही आती है, जिसके बाद आशा अपने पूरे परिवार के साथ हीटर चलाकर अपने घर में ही रहती है और सर्दी से अपने परिवार वालों को बचा पाती है। निमृत अपने ससुराल में सबसे गोरी और सुंदर थी और इसी बात का घमंड निमृत को बहुत ज्यादा था। निमृत नहीं चाहती थी कि वो अपने काले परिवार के साथ रहे, इसलिए वो अपने पति को हर समय उसके परिवार वालों के खिलाफ भड़काती रहती है। निखिल जी, मैं घर में सबसे गोरी और सुंदर हूँ, पर फिर भी न जाने क्यों आपकी बहन अंजलि और माँ जी मुझे हमेशा ताने देती रहती है, और तो और जेठानी जी भी उन्हीं का साथ देती है। निमृत, अब क्या हो गया? अब क्या कह दिया मेरे घर वालों ने तुम्हें? क्या कहा? अरे आप ये पूछो कि क्या नहीं कहा। आपका पूरा परिवार काला है, पर फिर भी मैं उन सबके साथ रहती हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, पर वो लोग मुझे ताने देते रहते हैं कि गोरी अंग्रेज जैसी मैडम है, हमारे साथ मत बैठो, अगर हमारे साथ बैठोगे तो तुम भी काली हो जाओगी। अब बताइए निखिल जी, क्या मैंने कभी उन लोगों से ऐसा कहा जो मुझे इस तरह के ताने सुनने पड़ रहे हैं? निखिल निमृत की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता। अब ऐसे ही कुछ दिनों के लिए निखिल शहर चला जाता है और निखिल की गैर मौजूदगी में निमृत अपना असली रूप घर वालों को दिखाती है। जेठानी जी, जरा मुझसे दूर हटकर बैठे, अगर आपका काला साया मुझ पर पड़ गया ना तो कहीं मैं भी आपकी तरह काली ना हो जाऊं। आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? जो हर समय मेरे साथ घूमा करती थी, आज मुझे मेरे रंग के लिए ताने दे रही है। मैंने तो पहले ही आपसे बोला था भाभी कि हमारे घर में सब काले हैं, इस गोरी को हमारे घर की बहू मत बनाओ, लेकिन आपने और माँ ने मेरी एक नहीं मानी और माँ और आपने मिलकर निखिल भैया की शादी निमृत भाभी से करवा दी, क्योंकि निखिल भैया भी गोरे हैं। अंजलि, छोटी हो छोटी बनकर रहो। और एक बात और, जैसे तुम्हारा रंग काला है वैसे अपनी काली जुबान से मेरे बारे में कुछ उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? इस तरह से निमृत पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। निमृत का असली रूप देखकर नेहा बड़ी हैरान होती है। देवर जी के जाते ही देवरानी जी के तो तौर तरीके ही बदल गए। नेहा भाभी, निमृत भाभी तो पहले से ही ऐसी थी, वो तो सिर्फ निखिल भैया की वजह से ये हम लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, उनके जाते ही इन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और निमृत पूरे घर वालों को उनके रंग के लिए ताने देती है और सभी के सामने अपने ही ससुराल वालों के काले रंग का मजाक बनाती है। ऐसे ही एक दिन निमृत की कुछ सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती हैं। अरे निमृत, तेरा घर तो सच में बहुत बड़ा है, लगता है अमीर घर में शादी हुई है तेरी। निमृत नाम है मेरा, सब कुछ मेरे हिसाब से होता है, चाहे वो किस्मत हो या घर। निमृत अपनी सहेलियों से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास
निशा आ जाती है, जो आज तीर्थ यात्रा से होकर आई थी। बहू, ये तेरी सहेली है? ये तो अच्छी बात है जो तेरी सहेलियां यहाँ पर आई हैं। बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर गई थी और ये लो प्रसाद। ए निम्रत, तेरी सास कितनी काली है। माफ करना आंटी जी, हम लोग काले लोगों के हाथों से कुछ नहीं लेते। बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? इंसान का रंग काला होता है, प्रसाद का नहीं, और मैं तुम्हें प्रसाद दे रही हूँ। निशा निमृत की सहेलियों को प्रसाद दे ही रही होती है कि तभी वहाँ अंजलि चाय लेकर आती है और कुछ ही देर में निमृत की जेठानी भी वहाँ आ जाती है। निमृत की सहेलियां जब निमृत के ससुराल वालों का काला रंग देखती हैं, तो उन लोगों का मुंह बन जाता है। निमृत, अब मुझे समझ आ गया कि तेरी शादी इतने बड़े घर में क्यों हुई। इन लोगों को अपने काले बेटे के लिए कोई सुंदर लड़की नहीं मिल रही होगी, और तू तो ठहरी लालची। तुझे तो एक अमीर परिवार चाहिए था, चाहे वो काला हो या गोरा, इसलिए तूने इस परिवार में शादी कर ली। इस तरह से निमृत की सहेली उसके ससुराल वालों को मजाक बनाकर चली जाती हैं। ये सब देखकर निमृत को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा घर वालों पर निकालती है। अब पता चला आप लोगों को क्यों मैं आप लोगों को खुद से दूर रहने के लिए कहती हूँ। आप लोगों की वजह से आज मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और बार बार निमृत के ताने सुन सुनकर पूरा परिवार उससे परेशान होने लगता है। कुछ समय बाद निखिल घर आ जाता है। उसके घर आने के बाद निमृत अपनी सहेली को वीडियो कॉल करती है और उसे कहती है, ये देखो, ये है मेरे पति, मेरी तरह गोरे और सुंदर। अभी ये सो रहे हैं, इसीलिए मैं इनकी तुझसे बात नहीं करा सकती। वैसे तू उस दिन क्या कह रही थी मुझसे कि मेरा पति काला है और मैंने पैसे के लिए शादी की? तो मैं तुझे बता दूं कि मैंने अपने ससुराल वालों को बिना सिर्फ निखिल जी को देखे उनसे शादी करी है। इसीलिए नहीं कि निखिल जी अमीर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि निखिल जी मेरी तरह गोरे और सुंदर हैं, समझी? माफ कर दे निम्रत मुझे, मैंने उस दिन तुझे कुछ ज्यादा ही गलत कह दिया। पर यार, तू काले लोगों के बीच कैसे रह सकती है? तू अपने काले परिवार से अलग क्यों नहीं हो जाती? शादी तो मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, पर मैं चाह के भी निखिल को उनके परिवारों के खिलाफ नहीं भड़का पा रही हूँ। अब तू ही कोई तरकीब बता जिससे ये गोरी बहू काले परिवार में बंटवारा करवा सके। इस तरह से निमृत काफी देर तक अपनी सहेली से बात करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द घर वालों को पता चलता है कि निमृत माँ बनने वाली है। जब इतनी बड़ी खुशखबरी घर वालों को मिलती है, तो वो निमृत की सारी बातें भूलकर उसके साथ पहले की तरह रहने लगते हैं। अंजलि बेटा, निमृत जैसी भी है, लेकिन है तो इस घर की बहू ना, इसीलिए सारी पुरानी बातों को भूल जा। हमारे घर में जल्द ही नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है, हम सबको उसका खूब ख्याल रखना है। निशा के कहने पर अंजलि और नेहा निमृत का खूब ख्याल रखती हैं, पर निमृत अपने परिवार वालों से अलग होना चाहती थी और इसलिए वो निखिल से झूठ बोलती है। निखिल जी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बात मेरे बच्चे पर आ चुकी है। मैंने कभी भी काले और गोरे रंग में फर्क नहीं किया, पर आपके घर वाले मुझे हर समय ताने देते रहते हैं। मुझे कहते हैं कि मैं उनसे दूर रहूं, नहीं तो मेरा होने वाला बच्चा भी काला होगा। आखिर उन्हें मुझसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो पूरा परिवार मेरे साथ इस तरह की हरकतें करता है? आज आपको एक फैसला लेना ही होगा। कैसा फैसला? आज आपको अपनी बीवी, बच्चों या परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। इस घर में बंटवारा होगा, काले लोग एक तरफ और गोरे लोग एक तरफ, क्योंकि अब मैं घर वालों के ताने और नहीं सुन सकती। अगर मैं और आप गोरे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? निखिल निमृत की बातों में आ जाता है और निमृत के कहने पर बंटवारा कर लेता है। अब घर के एक तरफ निमृत के ससुराल वाले, जिनका रंग काला होता है, वो सब होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर दीवार के दूसरे साइड में निमृत और उसका पति होता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निमृत गर्भवती थी और घर में बिल्कुल अकेली, इसलिए उसे ऐसे समय में अकेले ही सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और समय के साथ उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और एक दिन जब निखिल घर में नहीं होता, तब निमृत की तबीयत खराब हो जाती है। उसे दर्द में देख निशा उसकी मदद करने आती है। बहू, बिल्कुल भी मत डर, लंबी लंबी सांसें ले, मैं जल्दी से तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। माँ, आप फिर भाभी के पास आ गई? आप भूल गई क्या कि भाभी हमारा काला रंग बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती? अगर आप भाभी और उनके होने वाले बच्चों के आसपास रहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि भाभी का होने वाला बच्चा भी काला हो जाए। आखिर इसी डर से तो भाभी ने इस घर का बंटवारा करवा दिया। क्यों भाभी, सही बोल रही हूँ ना मैं?
निमृत अंजलि के किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाती और उसका दर्द बढ़ने लगता है। दर्द में निमृत को तड़पता देख अब अंजलि से नहीं रहा जाता और अंजलि अपने माँ और बड़ी भाभी के साथ निमृत को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ निमृत एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और अपने ससुराल वालों से अपनी इस गलती की माफी मांगती है। निखिल जी, अब मुझे घर में बंटवारा नहीं चाहिए। मैंने हमेशा से आपसे झूठ कहा। माँ जी, जेठानी जी और अंजलि दीदी ने तो मेरा बहुत ख्याल रखा, बल्कि मैंने ही घर में बंटवारा इसीलिए करवाया था कि मेरा बच्चा काला ना हो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि निमृत को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए निमृत के ससुराल वाले उसे उसकी गलती के लिए माफ कर देते हैं। अब निमृत अपने बच्चे और परिवार के साथ घर जाती है, जहाँ सब एक साथ मिलकर रहने लगते हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। ये कहानी गौरव नगर नाम के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में एक विशाल चुड़ैल रहा करती थी। वो विशाल चुड़ैल जंगल में रहकर ही वहाँ के जानवरों को मार कर खाया करती और अपना पेट भरा करती थी। माना जाता है कि वो विशाल चुड़ैल एक श्रापित चुड़ैल थी, जो बरसों से उस जंगल में रह रही होती है। ऐसे ही एक दिन वो विशाल चुड़ैल अपने शिकार की तलाश के लिए निकलती है, परंतु उसे कोई भी पशु नहीं मिलता और वो जंगल से निकलकर गांव की ओर जाती है, जहां वो बहुत सारे इंसानों को देखती है। जिसके बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे इस गांव में तो बहुत सारे इंसान हैं, बहुत खा लिया जानवरों को। अब इस बार इंसान को खाकर देखती हूँ, अगर इसका स्वाद अच्छा लगा तो गांव के सभी इंसानों को खा जाऊंगी। इतना बोलकर विशाल चुड़ैल गांव के अंदर जाती है। अपने सामने विशाल चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब देखकर विशाल चुड़ैल बहुत खुश होती है और बोलती है, ये इंसान मेरे सामने कितने छोटे हैं। इन इंसानों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कीड़े मकोड़े हैं। एक इंसान से मेरा पेट तो भरने वाला है नहीं, क्यों ना मैं अपने हाथों में मुट्ठी भर इंसान पकड़ लूं और फिर इनको खा जाऊं। क्या पता फिर मेरा पेट कुछ इंसानों को खा कर ही भर जाए। इतना बोलकर विशाल चुड़ैल आगे की ओर बढ़ती है और इंसानों को पकड़ने लगती है, परंतु कोई भी इंसान उसके हाथ में नहीं आता, जिसकी वजह से उस विशाल चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद से बोलती है, आखिर कब तक ये इंसान मुझसे बचकर भागेंगे। इतना बोलकर चुड़ैल एक बार फिर से इंसानों को पकड़ने का प्रयास करती है, तो वही इंसान भागते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, अरे भागो, नहीं तो ये विशाल चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। हे भगवान, ये विशाल चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई? अब हम गांव वाले क्या करेंगे? ये तो इतनी विशाल है कि हम सबको एक ही बार में पकड़कर निगल जाएगी। ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। अब हमारी रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं। प्रभु हमारी रक्षा करो। फिलहाल तो खुद को बचाने के लिए हमें अपने अपने घरों में जाना चाहिए। इस तरह से सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। परंतु जब तक बिरजू अपने घर पहुंचता है, तब तक वो विशाल चुड़ैल अपने हाथों से बिरजू को पकड़ लेती है और उससे बोलती है, आखिर एक इंसान मेरे हाथों में आ ही गया। अब बोल तू मेरे हाथों से कैसे बचेगा? अब तुझे मेरा भोजन बनना ही होगा, तो अब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। कहाँ तुम विशाल चुड़ैल और कहाँ मैं छोटा सा मामूली सा इंसान। मुझ अकेले को खाकर तुम्हारी भूख कैसे शांत होगी? तू बोल तो सही रहा है, पर मुझे भूख लगी है और तुझे खाकर मेरे पेट को कुछ देर के लिए शांति मिलेगी। मेरे पास तुम्हारी भूख शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें रोज भोजन लाकर दूंगा और वो भोजन बहुत स्वादिष्ट भी होगा। अपनी जान बचाने के लिए तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें रोज खाना लाकर दूंगा और वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट होगा। उसे खाकर तुम्हारा मन और तुम्हारा पेट दोनों भरेगा। तुम खुद ही सोचो, मैं इतना सा छोटा सा
मुझे खाकर क्या तुम्हारी भूख शांत हो पाएगी? नहीं ना। और अगर मैं तुम्हें रोज खाना नहीं दे पाया तो तुम मुझे खा जाना। बिरजू की बात सुनकर विशाल चुड़ैल कुछ देर तक सोच में पड़ जाती है और बिरजू से बोलती है, ठीक है, पर मैं पहले तुम्हारा लाया हुआ भोजन खाकर देखूंगी। अगर मुझे उसका स्वाद अच्छा लगा तो ही तुम्हारे लाए हुए को खाऊंगी। अगर स्वाद पसंद नहीं आया तो मैं तुम सभी गाँव वालों को एक ही बार में मार कर खा जाऊंगी। हमें मंजूर है, अब मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, परंतु शाम तक तुम मेरा भोजन लेकर गांव के बाहर आ जाना। मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल बिरजू को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती। ये देखकर सभी गांव वाले बड़े हैरान होते हैं और बिरजू से बोलते हैं, अरे बिरजू भाई, ऐसा क्या कहा तुमने उस विशाल चुड़ैल से जो उसने तुम्हें छोड़ दिया और यहाँ से चुपचाप चली गई? जिसके बाद बिरजू गांव वालों को सारी बात बताता है। बिरजू की बातें सुनकर गांव वाले बिरजू पर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं, अरे बिरजू भैया, ये आपने क्या किया? आपने तो हम सभी गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया। अरे बिरजू, तूने देखा नहीं, वो एक विशाल चुड़ैल है। आखिर हम गरीब गांव वाले उसे कहां से खाने को देंगे? और चलो मान लो कि हम सब मिलकर उसे रोज थोड़ा थोड़ा खाना बनाकर दे भी दे, तो उस बात की क्या गारंटी है कि वो चुड़ैल हम गांव वालों को नहीं मारेगी? अगर उसे खाना पसंद नहीं आया तो वो हम सबको एक साथ कच्चा चबा जाएगी। बिरजू भाई, अरे खुद पर हौसला रखो भाइयों, और अब जल्दी से काम पर लग जाओ, क्योंकि हमें विशाल चुड़ैल के लिए खाना बनाना है। तो भाइयों और बहनों, सभी अपने घरों पर थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर आ जाओ, ताकि हम उस चुड़ैल के लिए खाना बना सके और उसे खिला सके। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज लाते हैं और मिलकर उस चुड़ैल के लिए भोजन बनाते हैं। अब शाम को कुछ गांव वाले बिरजू के साथ मिलकर गांव के बाहर जाते हैं, जहां चुड़ैल गांव वालों का और अपने खाने का इंतजार कर रही होती है। बिरजू चुड़ैल के पास जाता है और उसे खाना देते हुए उससे बोलता है, ये रहा आपका आज का खाना। देखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है ये भोजन। खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है चुड़ैल जी, तुम बस एक बार खाकर तो देखो। अब चुड़ैल उस खाने को खाती है। चुड़ैल को भोजन बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे चुड़ैल बिरजू से बोलती है, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन किया है, आज पेट भर गया। अब मैं तुम गाँव वालों से वादा करती हूँ, तुम्हें नहीं मारूंगी। तब तक तुम मुझे इसी तरह स्वादिष्ट भोजन खिलाते रहोगे तब तक। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, उस दिन मैं तुम सभी गाँव वालों को कच्चा चबा जाऊंगी। ठीक है विशाल चुड़ैल। अब बिरजू गांव वालों के साथ गांव में जाता है और ये सिलसिला अब इसी तरह शुरू हो जाता है। रोज गांव वाले इसी तरह चुड़ैल के लिए खाना बना बना कर ले जाते हैं और उसे खिलाया करते। अब गांव वाले चुड़ैल से परेशान हो चुके थे और उससे पीछा छुड़वाना चाहते थे, क्योंकि अब गांव में अनाज खत्म होने को आ चुका था। इसीलिए गांव वाले बाबा के पास जाते हैं और उस विशाल चुड़ैल के बारे में बताते हैं, जिसके बाद बाबा उन्हें एक उपाय देते हुए बोलता है, तुम गांव वालों को पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। वो एक विशाल चुड़ैल है, उससे तुम्हारा पीछा अब तभी छूटेगा जब वो तुम्हें खा जाएगी, या तो फिर जब वो खुद मुक्त हो जाएगी। अरे बाबा, हम बेचारे गांव वाले उस विशाल चुड़ैल का सामना कैसे कर सकते हैं? आखिर हम ऐसा क्या करें कि उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाए और हमें भी इस चुड़ैल के साए से छुटकारा मिल जाए। आज तुम गांव वाले मिलकर अपने गांव में एक पूजा करना और माता रानी को भोग चढ़ाना, और वही भोग तुम बिना कुछ बताए चुड़ैल को भोजन के रूप में दे देना। जब वो विशाल चुड़ैल भोग खाएगी तो वो जलकर भस्म हो जाएगी और उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है बाबा, अब हम ऐसा ही करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर गांव वाले अपने गांव में जाते हैं और माता रानी की पूजा करते हैं, साथ ही माता रानी के लिए भोग तैयार करते हैं। अब इसी तरह से शाम हो जाती है और हमेशा की तरह सभी गांव वाले मिलकर आज फिर से चुड़ैल का भोजन लेकर जाते हैं, परंतु इस बार वो बाबा के कहे अनुसार चुड़ैल के लिए माता रानी का चढ़ाया हुआ भोग लेकर जाते हैं। उस भोग को खाते ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर भस्म हो जाती है।
जिसके बाद सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।